So very good afternoon to all of you. So let me recall and recapitulate my lecture which I was deliberating in my previous class. We were discussing about NPA and how it came into existence. तो हम लोग NPA के बारे में बात कर रहे थे, नवीन लोक प्रशासन, और ये कैसे अस्तित्व में आया। और मैंने आपको बताया कि उस समय अमेरिका में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उथल पुथल का दौर मचा हुआ था, वियतनाम में जिस तरह से अमेरिका की मनोवैज्ञानिक पराजय हुई थी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी अश्वेत आबादी अपने आंदोलन को लेकर के सक्रिय हो उठी थी और अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, शिकागो विश्व की अपराध राजधानी कहा जाने लगा, अमेरिका का युवा हिप्पी संस्कृति का शिकार हो गया। तो हनी रिपोर्ट आई और हनी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन वहां पर यंग स्कॉलर्स ने उसको बायकॉट किया और उसके बाद मिनोब्रुक फर्स्ट 1968 में कॉन्फ्रेंस हुई और फ्रैंक मैरिनी नाम के एक स्कॉलर ने जो सारा डेवलपमेंट था उसको कलेक्ट और कंपाइल किया और उन्होंने जो रिपोर्ट का टाइटल दिया उसका टाइटल था NPA द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। और इस तरह से NPA शब्द अस्तित्व में आ गया। NPA में क्या कहा गया? चेंज इक्विटी वैल्यू रेलेवेंस। ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। अब आज उसके आगे अगर हम बात करें तो जो पहली बार मिनोब्रुक सम्मेलन हुआ साइरैक्यूस यूनिवर्सिटी में, उसके बाद से एक परंपरा बन गई कि हर 20 साल बाद मिनोब्रुक नाम की उसी जगह पर अब दुनिया भर के लोक प्रशासन के विद्वान, जानकार, चिंतक इकट्ठा होते हैं और वो ये देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि पिछले 20 वर्षों में हमारे लोक प्रशासन में क्या क्या हुआ और अगले 20 वर्षों का हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से अब तक 3 मिनोब्रुक हो चुके हैं। फर्स्ट मिनोब्रुक 1968, सेकेंड मिनोब्रुक 1988 and third मिनोब्रुक 2008। तो सवाल ये उठता है कि NPA जब इतनी सफलता के साथ स्थापित हुआ तो ये विचार विफल क्यों? Why it failed? उसके पीछे बहुत सारे कारण। So from the first Minnowbrook Conference 1968, it has now become a tradition that from all over the world, the scholars of public administration and now the other disciplines of the subjects also, they join Minnowbrook every 20 years so as to discuss the past track record and progress of the last 20 years and to decide the agenda and future course of action for the prospective 20 years. So first Minnowbrook 1968, second 1988 and third 2008. And fourth will be now held in 2028. तो एक स्कॉलर हैं
जिनका नाम है रॉबर्ट टी गोलम्बिस्की। इन्होंने कहा कि एनपीए की विफलता के जो बड़े कारण रहे हैं वो 1 2 3 4 उन्होंने कुछ कारण बताए। मोटे तौर पर आप ये समझ लें कि जब एनपीए का सिद्धांत सामने आया तो उसका मुख्य लक्ष्य और मुख्य बिंदु था इक्विटी, वैल्यू चेंज एंड रेलेवेंस, समता, मूल्य परिवर्तन और प्रासंगिकता। तो जनसाधारण के मन में यह सवाल उठने लगा कि इसमें नया क्या। हर सरकार न जाने कब से यही कहती चली आ रही है कि हम समाज में समता स्थापित करेंगे, हम शासन प्रशासन में नैतिकता ईमानदारी के मूल्य लेकर आएंगे, हम ऐसी योजनाएं नीतियां कार्यक्रम बनाएंगे जो प्रासंगिक हो, हम परिवर्तन करेंगे, सुधार करेंगे। तो ऐसा क्या इन्होंने नया दिया, नया कहा, नया विचार विमर्श क्या दिया जिस पर कुछ भरोसा किया जाए कि हाँ ये अब तक नहीं कहा सुना गया था, ये लीक से कुछ हटकर। So people were skeptical about this particular thought that there is nothing new in the so-called new public administration because change, equity, value, relevance, we have been hearing this word n number of times since the time immemorial, and every government, whichever political party, they come to power, they say that we will change the entire system, we will establish values like honesty, integrity, openness, transparency, corruption-free atmosphere in the government and administration. We will make society equitable, just. We will not tolerate, we will not encourage any type of discrimination, disparity between the people. And we will make all such plan, policies and programs which are very relevant, useful. So what is new in it? So the common man did not find anything very attractive in this principle of so-called new public administration. दूसरी बात ये थी कि एनपीए में ये कहा गया था कि जो लोक प्रशासन करने वाले लोग हैं, सरकार और प्रशासन जो चलाते हैं, वो जरूरी नहीं कि लोक प्रशासन के जानकार भी, उन्होंने लोक प्रशासन की पढ़ाई लिखाई की, वो अलग अलग विषयों से सरकार और प्रशासन के क्षेत्र में आ जाते हैं। कोई आईआईटी से, कोई इंजीनियर से, कोई मेडिकल से, कोई आर्ट से, कोई साइंस से। तो लोक प्रशासन को चलाने के लिए लोक प्रशासन के जानकारों को, और इसलिए भले प्रशासन में जो योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम हो वो लागू ये लोग करें, लेकिन जो लोक प्रशासन के विद्वान हैं, विचारक हैं, अकादमिक क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको नीति निर्माण और योजना में शामिल करना। तो प्रशासकों को ये लगा कि उनके अधिकार, उनकी सुविधा, उनकी शक्तियां, उनका साम्राज्य छिन रहा है और उनकी जगह पर अब अकादमिक बुद्धिजीवियों को वरीयता दी जा रही है। तो उन्हें अपनी स्थिति कमतर होती मालूम पड़ी। उनको लगा कि हमारा जो अब तक जो शासन प्रशासन में रहने से जनता पर असर था, जो हमारा लोगों पर प्रभाव था, वो खत्म हो जाएगा और अब अकादमिक और बुद्धिजीवी क्षेत्र, इसके लोगों की पूछ पड़ जाएगी, समाज में हमारी स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। तो उन्होंने एनपीए को लेकर के बहुत उत्साह नहीं दिखाया, उसको लागू करने में कोई बहुत लगन से काम नहीं किया, बड़े
बुझे मन से आधे अधूरे तरीके से कि ये हो भी जाए और न भी हो, ये आरोप भी न लगे कि देखिए नौकरशाहों ने फिर गड़बड़ियां कर दी और कुछ करने नहीं दिया, नहीं तो बहुत अच्छा काम होता। तो कुछ कर भी दिया जाए, ये आरोप भी न लगे और दरअसल उसका कोई प्रभाव परिणाम भी ना। तो नौकरशाही ने इसका समर्थन नहीं। ब्यूरोक्रेसी डिड नॉट सपोर्ट द principles of NPA because they felt that they are being ignored, their status, authority, glamour, glory, power in the society, it is trying to be reduced. And now in place of bureaucrats, the academicians and intelligentsia will get more importance in society. They will now decide what is to be done, and we will be only the person who will execute their orders. So we will become subordinate to them, they will become superior to us. And therefore bureaucracy did not support the very idea of NPA as such, and therefore they tried to implement it in a half-hearted manner, so that this allegation is also not leveled against them that they are anti-NPA, and the impact and result of NPA also does not come to the fruitfulness. So they did not support it. Third thing, which NPA said that it is the politics which is responsible for all such social, economic and political problems in society. Because ultimately it is the politicians who are the elected representatives of the people. They rule as masters in government. They decide what to do, what not to do. They try to please their electorates always, and therefore they make popular plan, policies and program, whether they are practical or not, whether they are financially viable or not, and they are the root cause of corruption, because they are not only indulged in corruption, but they also encourage and promote corruption to win elections, to collect funds for contesting elections, for their own self-promotion. So they are the source of corruption. And they were very, very severely criticized in it. So they also did not like the idea of it. So neither the common man, nor bureaucrats, and nor the politicians, they support the idea of it. So when you do not support any such idea, which you find in your time as very radical, revolutionary, and which is going to harm your position or to subjugate you under any authority, it meets the same end as NPA was meted out. चूंकि राजनीतिकों की बड़ी आलोचना एनपीए में की गई थी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई समाज में जितनी बुराइयां हैं, अर्थव्यवस्था में जितनी कमियां हैं, राजनीति में जितने दोष हैं, जो भी भ्रष्टाचार शासन प्रशासन में हो रहा है, उसके लिए एकमात्र जिम्मेदार ये राजनेता लोग, और ये हमेशा बस चुनाव किस तरह से जीत जाएं, सारा ध्यान और सारा खेल इनका इसी पर लगा। और इसके लिए चुनावी चंदा इकट्ठा करना हो या चुनाव लड़ना हो या किसी तरह का भ्रष्टाचार हो, ये हर तरह से न सिर्फ खुद भ्रष्टाचार करते हैं बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी देते हैं। तो राजनेताओं ने भी एनपीए का समर्थन नहीं किया। रॉबर्ट टी कोलम्ब्यूस्की ने इसे कहा कि इसमें
एक अजीब सी बात है। हर विचारधारा में एक उद्देश्य होता है जिसको हम लक्ष्य या गोल कहते हैं। वो विचारधारा, वो सिद्धांत उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वो प्रयास हो या ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन उसका एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने का प्रयास किया जाता है। एनपीए एक ऐसी विचारधारा है जिसमें गोल तो है ही, एंटी गोल्स भी। प्रतिलक्ष्य और जिस किसी सिद्धांत में लक्ष्य और प्रतिलक्ष्य दोनों होते हैं, तो दरअसल प्रतिलक्ष्य भारी पड़ जाते हैं और लक्ष्य कमजोर पड़ जाते हैं। तो लक्ष्य क्या थे जो पाने थे? चेंज, इक्विटी, वैल्यू, रेलिवेंस। और गोल्स ये थे, रेलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज, पार्टिसिपेशन, क्लाइंट ओरिएंटेशन। और एंटी गोल्स उन्होंने क्या बताए? एंटी पॉजिटिविज्म, एंटी टेक्नोलॉजी, एंटी हायरार्की। यानी अगर हम इसको हिंदी में देखें तो एनपीए में लक्ष्य क्या थे? प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन, भागीदारी, ग्राहक उन्मुखता, जो प्राप्त किए जाने थे। और विरोधी लक्ष्य या प्रतिलक्ष्य क्या थे? कि ये प्रत्यक्षवाद का विरोधी था, ये तकनीक का विरोधी था, ये पदानुक्रम का विरोधी था। इसका मतलब क्या हुआ? एंटी पॉजिटिविज्म का मतलब होता है, या जिसको हम प्रत्यक्षवाद का विरोधी हिंदी में कहते हैं, जो स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से सही न लगे। वो क्या होगा? एंटी पॉजिटिविस्ट। जैसे कि मिसाल के तौर पर आसमान में काले घने गहरे बादल छाए हैं, जुलाई अगस्त सावन का महीना चल रहा है, और हम कहें कि थोड़ी देर में धूप खिलने, तो ये हो सकता है बारिश ना हो फिर भी। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि ये तो धूप खिलने वाली है, ये तो बिल्कुल अस्वाभाविक और अप्राकृतिक बात है। इट वुड बी वेरी अननेचुरल। आप ये कहें कि लगता है कि बारिश होने वाली है लेकिन बारिश न हो, लेकिन ये क्या होगा? एक लॉजिकल, रीजनेबल और एक्सेप्टेबल बात मालूम होगी कि हाँ, कहना है सही, बारिश हो सकती है। तो जो इसमें ये कहा गया रेलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी, चेंज वगैरह, ये बातें तो की गई, इनको पाया कैसे जाएगा? और ये बातें तो कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं। बातों का क्या, ये तो सुनते चले आ रहे हैं। कब ऐसा हुआ कि कोई सरकार आई सत्ता में और उसने कहा हम चेंज नहीं करेंगे, हम इक्विटी नहीं लाएंगे, हम प्लान पॉलिसी प्रोग्राम बिल्कुल खराब बनाएंगे, हम, ये तो कोई नहीं कहता है ना। करे चाहे जो, कहते तो सब यही। तो फिर ये हो क्यों नहीं? और अगर पहले नहीं हुआ तो अब हो जाएगा,
इसके लिए कोई रोड मैप, कोई प्लान, कोई योजना, कोई तरीका है आपके पास, कोई अल्टरनेटिव है कि आप भी लोगों की तरह बस बातों में बातें कर रहे हैं? और दूसरा उन्होंने कहा एंटी टेक्नोलॉजी, कि जिस समय की जो तकनीक होती है अगर आप उसको शामिल नहीं करेंगे, उसको लेकर आगे नहीं बढ़े, तो आप समय से पीछे छूट जाए। जैसे मिसाल के तौर पर आज के दौर में नए स्किल सेट्स की जरूरत है। 60, 70, 80 तक अगर आप BA MA कर लेते थे तो नौकरी आपकी ये था कि कहीं ना कहीं गारंटीड है, मिल जाएगी, सरकारी में भी और उस दौर में जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम मौजूद था। लेकिन अगर आज आपको बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस नहीं चलाना आता, उसके आप C++ और जावा और कोबोल और लैंग्वेज और कोडिंग के एक्सपर्ट ना हो, लेकिन मेल खोल सकें, चेक कर सकें, अपना मेल आईडी बना सकें और इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, इतना तो कम से कम आना ही चाहिए, वरना आप ई लिटरेट हो जाएंगे। और ई इलिटरेट कहना, ई असाक्षर, कि आपके पास डिग्री तो PhD की है किसी भी फील्ड में, लेकिन आप आज कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ नहीं जानते। तो आने वाले समय में 10, 15, 20 साल बाद आप देखेंगे कि अभी जो लोग इंजीनियरिंग में या दूसरी फील्ड में कंप्यूटर साइंस पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि बड़े महारत हासिल हो गई है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो ग्रेजुएशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पोस्ट ग्रेजुएट इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब ये नए स्किल सेट्स। तो अगर आप ये नए स्किल और टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर नहीं चलें और वही पुरानी घिसी पिटी तकनीक का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप आगे। और इसीलिए आप देखें तो भारत सरकार का बहुत बड़ा जोर स्किल इंडिया और टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने। इसीलिए आप देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने जो ये बैरियर था साइंस और आर्ट्स का, उसको तोड़ दिया। अब आप आर्ट्स का स्टूडेंट होते हुए भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हुए भी आपका शौक है तो आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी भी पढ़ सकते हैं। तो सरकार ने कहा है कि ये जो आर्टिफिशियल बैरियर्स हम लोगों ने अपने सिस्टम में बना रखे हैं, इनको तोड़ने की, खत्म करने की। और NPA ने ये सारी बातें कहीं, चेंज, इक्विटी, वैल्यू, रेलेवेंस, ब्यूरोक्रेसी खराब है, पॉलिटिशियंस खराब हैं, लोगों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये एक भी बार नहीं कहा कि उस समय के दौर की जो टेक्नोलॉजी 60s में 70s में थी, हम उस टेक्नोलॉजी को कैसे आगे ले जाएंगे और हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज एडमिनिस्ट्रेशन में करेंगे। तो जो टेक्नोलॉजी को साथ लेकर नहीं चलता वो पीछे छूट जाता है, इसलिए NPA पीछे छूट। और ये एंटी हायरार्की, ये ब्यूरोक्रेसी का विरोधी है, ये कहता है हायरार्कियल स्ट्रक्चर कम कर देना चाहिए। ये बातें तो सुनने में अच्छी लगती, सही मालूम होती है, लेकिन जिसको ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट नहीं करेगी, जिसमें आप ब्यूरोक्रेसी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, ब्यूरोक्रेसी कभी उसको लागू नहीं देगी, ये तय। तो इसलिए उसमें क्या है, गोल्स भी है और एंटी गोल्स भी है। ये लक्ष्य और विरोधी लक्ष्य या प्रतिलक्ष्य, उसके 20 साल बाद जब 1988 में सेकेंड मिडनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ तो क्या हुआ, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मिडनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो आप पहले कुछ पॉइंट्स लिखें ऐसे, और ये इसका जो भी ये चार्ट वगैरह है हम आपके सबको सब इसका PDF पर देंगे, ठीक है। नवीन लोक प्रशासन व्यवहारिक रूप से बहुत सफल विचारधारा नहीं रही।
New public administration practically was not a very successful principle. Primarily, there are following important reasons for its failure. प्रधानता इसकी विफलता के पीछे कुछ प्रमुख कारण रहे. One, the common citizens were very skeptical about NPA. जनसाधारण ने एनपीए को बहुत संशय की दृष्टि से बिकॉज दे फेल्ट दैट, क्योंकि उन्होंने यह अनुभव किया कि there is nothing new in this so called new public administration. इस तथाकथित नवीन लोक प्रशासन में नवीन या नया कुछ भी नहीं. Change, value, equity, relevance has been repeatedly said by successive governments in number of times. And other scholars. समता, मूल्य परिवर्तन, प्रासंगिकता जैसी बातें न जाने कितने समय से हर सरकार और बुद्धिजीवी, विचारक इत्यादि अनगिनत बार कहते सुनते चले आ रहे हैं. But it could not be realized at all till date. किंतु अभी तक एक भी बार इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता. Hence, NPA is also only a rhetoric, not a reality. अतः एनपीए भी मात्र एक विमर्श के लिए सिद्धांत भर है. इसमें सत्यता कुछ भी नहीं. Next, NPA was very harsh against bureaucracy, critical to it. एनपीए नौकरशाही के बहुत विरुद्ध थी और उसकी बड़ी आलोचना की गई थी. Hence it said that, अतः उसने कहा कि instead of bureaucrats, नौकरशाहों की जगह पर इंटेलिजेंशिया, academic world and the scholars of public administration
बुद्धिजीवी, विचारक और लोक प्रशासन के जानकार should be involved in plan and policy making. को योजनाओं और नीति निर्माण में सम्मिलित करना चाहिए। And they should be given preference over bureaucracy. और उन्हें नौकरशाही के ऊपर प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए। It also said that, उसने यह भी कहा कि the long chain of hierarchy in bureaucracy should be drastically reduced. नौकरशाही में लंबे पद सोपानिक क्रम की संख्या को तीव्रता से घटाया जाए। And therefore bureaucracy did not support the idea of NPA and felt it against their interest. और इसलिए नौकरशाही ने एनपीए का समर्थन नहीं किया, बल्कि इसे अपने हितों के विरुद्ध समझा। Next, NPA said that the politicians are the root cause of all social, economic and political evils. एनपीए ने कहा कि राजनीतिक ही सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दोषों के लिए उत्तरदायी हैं। They are the root cause and source of corruption everywhere. सभी जगह भ्रष्टाचार के मूल कारण वे स्वयं हैं। Hence their authority should be decreased, अतः उनके प्राधिकार और शक्ति को कम करना चाहिए। Thus politicians also did not like the idea of NPA. अतः राजनीतिकों ने भी एनपीए के विचार को पसंद नहीं किया। Hence any idea or principle change, अतः ऐसा कोई विचार या सिद्धांत which is not supported by the commoners, politicians and bureaucrats, जिसे जनसाधारण, राजनीतिक और नौकरशाही समर्थन प्राप्त नहीं होता,
howsoever good that may be, it is doomed to fail. तो वह फिर कितना ही आकर्षक विचार क्यों न हो, विफल होने के लिए अभिशप्त है। एट द सेम टाइम, इसी के साथ साथ NPA did not give any alternative or roadmap to achieve its goals. NPA अपने दिए गए उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगा, उसका कोई विकल्प या रोड मैप नहीं दिया गया। Neither it tried to use the technology of its time और न ही उसने अपने समय की तकनीक को इसमें सम्मिलित करने पर बल दिया। Hence, by and large, अतः कुल मिला जुलाकर NPA only proved to be a new, attractive and charismatic principle, nothing more than that. NPA में एक आकर्षक और करिश्माई विचार तो अवश्य था, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं। फर्दरमोर, पुनः Robert T. Golombiewski said that, Robert T. Golombiewski ने कहा कि NPA is that principle which is comprised of both goals as well as anti-goals. NPA अपने आप में ऐसा अनोखा विचार था जिसमें लक्ष्य और प्रतिलक्ष्य या विरोधी लक्ष्य दोनों एक साथ थे। While the goals were change, equity, value and relevance, जिसमें लक्ष्य थे समता, मूल्य परिवर्तन और प्रासंगिकता, and its anti goals were, और इसके विरोधी या प्रति लक्ष्य थे वन एंटी पॉजिटिविस्ट, प्रत्यक्षवाद का विरोधी,
एंटी टेक्निकल, तकनीक का विरोधी, एंड एंटी ब्यूरोक्रेटिक तथा नौकरशाही का विरोधी। Any idea which has anti goals in it can never succeed. ऐसा कोई भी विचार जिसमें प्रतिलक्ष्य भी हो वो कभी सफल नहीं हो सकता। Another scholar, Fredrickson, एक अन्य विचारक फ्रेडरिक्सन ने कहा कि एनपीए इज मोर जेनेरिक, एनपीए बहुत ही समरूपक है। Which does not have any particular specific meaning. क्योंकि इसमें अपनी कोई अद्वितीय विशेषता नहीं है। इट में वेरी पर्सन टू पर्सन, या भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न हो सकता है। And it is also less oriented towards what exactly exists. और इसमें यथार्थ और धरातल के सच्चाई को नकारा गया है। And is more oriented towards rosy future and changing reality. और इसमें परिवर्तनशील सत्य और गुलाबी भविष्य की कामना की। रोजी फ्यूचर एंड चेंजिंग रियलिटी। कि एक दिन आएगा जब सब गैर बराबरी मिट जाएगी, सबको रोजी रोटी रोजगार मिल जाएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, भारत विश्वगुरु बन जाएगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, सबके पेट भरे होंगे। राम राज्य की कल्पना है, हम वो साकार कर। तो भविष्य का बड़ा सपना बुना जा रहा है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा हुई थी, 7 साल हो गए, अभी तक हमको तो कहीं दिखाई नहीं दिया स्मार्ट सिटी नाम का कोई बना हो। डिवाइडर बनाने के नाम पर खोद के सड़क और खराब कर दिए हैं और उसी पर स्मार्ट सिटी लिखे हैं। क्या डिवाइडर बनाना स्मार्ट सिटी होता है? सांसद आदर्श ग्राम योजना का क्या हुआ पता ही नहीं।
अपने पहले कार्यकाल में ही इन्होंने 300 से ज्यादा घोषणाएं कार्यक्रमों की थी। उनमें से कहां कौन सी किस जगह पर है पता नहीं। यूपी गवर्नमेंट ने अपने पिछले कार्यकाल में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया था, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराई थी, कहा गया था बम्पर इन्वेस्टमेंट आएगा। उसका क्या हुआ पता ही नहीं। अब सेकेंड होने जा रहा है 10 से 12 फरवरी, जिसमें शहर की साज सज्जा साफ सफाई भले कुछ हो जाए, बाकी एक्चुअल कितना, देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करना और एक्चुअली इन्वेस्ट करना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो पिछले इन्वेस्टर मीट का जो एकमात्र जो दिखाई पड़ता है वो लुलु मॉल है, और तो कुछ दिखता नहीं। और लुलु मॉल कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं। मॉल तो पहले ही लखनऊ में बहुत थे, तो ऐसा क्या नया है। हाँ वो जरूर कुछ उसमें 200-400 लोगों को नौकरी मिल गई, गार्ड से लेकर और बाकी सब जगहों तक, सेल्समैन जो दुकानें। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्किल डेवलपमेंट क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए जा रहे हैं, वो सुबह कभी तो आएगी। ये 1 पुरानी फिल्म का गाना था, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं सारा। मुकेश साहब ने उसको बड़े खूबसूरती से गाया भी, सुनाइए। ठीक है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। तो बातें बहुत बड़ी बड़ी चीजें लगती है, लगा सब कुछ बदल जाए, हकीकत में कुछ हुआ बदलेगा। बदलने के लिए आपको एक रोड मैप, एक प्लान, कुछ योजना बनानी। आप रोज अगर सोचते रहेंगे मैं कलेक्टर बनूंगा और बैठ के 1-2 घंटा भी नहीं पढ़ेंगे, कैसे? 4-5-6 साल हो गए, एक दिन हम क्लास से बाहर निकले तो 2 लड़के ही आपस में लड़ रहे। क्या बात हो रही है? तो बोले सर ये नहीं समझ में आ रहा है कैडर कौन सा। अभी दोनों को कैडर का मतलब मालूम नहीं है। प्री का इम्तिहान कभी आज तक भरे नहीं, फॉर्म तक, कैडर कौन सा लेंगे इस पर लड़ाई हो रही है। हमें मालूम है कैडर कहते किसे हैं और कैसे मिलता है, ये नहीं समझ। क्या चाहिए उनका, ग्रेजुएशन था, दोनों कान पकड़ के बाहर ले जाएंगे। प्री निकालो, मेंस निकालो, इंटरव्यू दो, क्वालिफाई करो। तो कहने का मतलब यह है कि एमपीए में भी बहुत बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए, सपबाग दिखाए गए, गुलाबी भविष्य की कामना की गई। शायद अदम गोंडवी का है कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं, ठीक से शेर याद नहीं आ रहा है, जिसमें कहते हैं कि
तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी। सरकारी फाइलों में तो गांव बहुत तरक्की कर, तो इसलिए ये लिखा। हाँ, लेकिन फायदा ये जरूर हुआ कि कम से कम 1968 के बाद से हर 20वें साल अब सेकेंड मिन्नो ग्रुप, थर्ड मिन्नो ग्रुप, इस तरीके से मिन्नो ग्रुप सम्मेलन का आयोजन होता रहता है, जिसमें दुनिया भर के अब तो अलग अलग फील्ड के भी स्कॉलर्स आते हैं। तो मिन्नो ग्रुप इज located in the most beautiful and picturesque site of Adirondack Mountains. मिन्नो ग्रुप एडिरोंटेक पर्वत श्रृंखला के बहुत ही सुंदर और मनोरम पृष्ठभूमि में इन दी साइरैक्यूस यूनिवर्सिटी, साइरैक्यूस विश्वविद्यालय में है, which is the name of its conference room or auditorium. जो इसका सभागार कक्ष का नाम, इट हैज नाउ बिकम अ ट्रेडिशन, यह अब एक परंपरा बन गई है कि एवरी 20 ईयर्स, प्रत्येक 20 वर्ष पर scholars of public administration and other disciplines gather together. लोक प्रशासन और अन्य विषयों के विद्वान एकत्रित होते हैं to discuss and analyze the present status of public administration, जो लोक प्रशासन की वर्तमान परिस्थिति पर विचार विमर्श और विश्लेषण करते हैं, and chalk out the future agenda for the next 20 years. और अगले 20 वर्षों का एजेंडा निर्धारित करते हैं। Thus, so far, 3 Minno Group conferences have been held. अतः अब तक 3 बार मिन्नो ग्रुप सम्मेलन हो चुके हैं। नाइनटीन 1968 फर्स्ट मिन्नो ग्रुप, प्रथम मिन्नो ग्रुप,
1988 सेकेंड मिन्नो ग्रुप, 1988 द्वितीय मिन्नो ग्रुप एंड 2008 थर्ड मिन्नो ग्रुप तथा 2008 तृतीय मिन्नो ग्रुप। तो जब फर्स्ट मिन्नो ग्रुप हुआ था तो उस समय अमेरिका में जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, जो वियतनाम वॉर की साइकोलॉजिकल डिफीट थी, जो ब्लैक पॉपुलेशन का मूवमेंट चल रहा था, जो अनएम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री के सामने प्रॉब्लम्स खड़ी थी, जो अमेरिका का यूथ हिप्पी कल्चर के गिरफ्त में आ चुका था, जहां शिकागो में और अमेरिका के बड़े शहरों में माफिया रूल चल रहा था। तो 1988 तक आते जाते ये सब, क्योंकि 1988 तक आते आते अमेरिकन इकोनॉमी जूम कर, अमेरिका पूरी दुनिया में एक महाशक्ति, एक सुपर पावर के रूप में पूरी तरह से स्टेब्लिश हो गया। अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश, किसी भारतीय नौजवान से पूछो कि भाई तुम्हें अपना करियर और अगर अपना मनपसंद जगह सेटल होने का मौका मिले, चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो तुम कहां जाना चाहते? तो कहेगा अमेरिका, सिलिकॉन वैली। वो न्यूयॉर्क, सिएटल, फिलाडेल्फिया की बात करें, जो दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें ज्यादातर प्रिंसटन और ऐसी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज के नाम आते हैं जिनमें ज्यादातर अमेरिका ने सबसे ज्यादा पेटेंट्स हासिल किए। सिर्फ इकोनॉमी के ही इंडस्ट्री और एलाइड एरियाज में नहीं, बल्कि मिलिट्री पावर भी है, दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत भी है। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स, साइंस से लेकर लिटरेचर तक, सबसे ज्यादा नोबेल अवार्ड्स अमेरिकन के नाम। ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने वाला देश अमेरिका। यानी वो खेलकूद हो, वो उद्योग हो, वो दुनिया में कोई क्षेत्र हो, अमेरिका लगभग सभी जगहों पर आगे। तो जब 1988 का सेकेंड मिन्नो ग्रुप हुआ तो अमेरिका का मूड, मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका। जब 2008 में थर्ड मिन्नो ग्रुप हुआ तो अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आ गया। अमेरिकन इकोनॉमी फिर मेल्टडाउन, स्लो डाउन का शिकार हो गई। लेमैन ब्रदर्स, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, दिवालिया घोषित कर दिया गया। तब तक दुनिया में साउथ ईस्ट एशिया से लेकर जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, चाइना जैसे कई बड़े प्लेयर्स आ चुके थे जो अमेरिका को अब इकोनॉमी और इंडस्ट्री में टक्कर दे रहे। अब अमेरिका दुनिया की एक बड़ी ताकत तो बना रहा, लेकिन अब जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो गया, क्योंकि उसमें यूरोपियन यूनियन भी था, उसमें एशियान भी था, बिम्स्टेक भी था, एससीओ भी था। दुनिया में कई छोटे छोटे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस तब तक आ चुके थे। तो थर्ड मिन्नो ग्रुप तक आते आते अमेरिका का माहौल फिर बदला हुआ था।
If a comparative analysis of all these three Minnobrook conferences is done, यदि इन तीनों मिन्नोब्रुक सम्मेलनों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए then following can be noted. तो निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। तो ऐसे एक टेबल बना लीजिए, मिन्नोब्रुक 1, मिन्नोब्रुक 2 और मिन्नोब्रुक 3। First was held in 1968. प्रथम आयोजन 1968 में हुआ। सेकेंड 1988, द्वितीय 1988 में, थर्ड 2008, तृतीय 2008। फर्स्ट वॉज चेयर्ड बाय डी वाल्डो। प्रथम की अध्यक्षता डी वाल्डो ने की। Second was chaired by George Fredrickson. दूसरे की अध्यक्षता जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने की। And third was chaired by Rosemary O'Leary. और तीसरे की अध्यक्षता रोजमेरी ओलियरी ने। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट एमबीसी, प्रथम एमबीसी के दौरान द स्पिरिट ऑफ अमेरिका वाज सैगिंग, अमेरिका के उत्साह का शमन हो रहा था। And it was going through multiple social, economic and political turmoil. और यह बहुल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से गुजर रहा। नेक्स्ट,
During second MBC, USA was established and recognized as the world superpower. द्वितीय एमबीसी तक आते आते अमेरिका विश्व में सर्वमान्य, सर्वस्वीकार्य और स्थापित महाशक्ति बन चुका था। And it has progressed in all walks of life, from economy to industry to academics and sports. और वो अर्थव्यवस्था, उद्योग, खेलकूद और अकादमिक जगत में प्रथम स्थान बना चुका। था America was again going through economic subprime crisis. अमेरिका आर्थिक सब प्राइम संकट से गुजर रहा था। Its biggest bank of the world, Lehman Brothers, had been declared insolvent. इसका सबसे बड़ा वैश्विक बैंक लेमैन ब्रदर्स दिवालिया घोषित किया जा चुका था। And the world order had changed. और विश्व व्यवस्था बदल चुकी थी। Because the new groups had emerged, क्योंकि नए समूह बन चुके थे। New economies were developed. नई अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो चुकी थी। And China had come to a position to threaten US economically and militarily. Economically, militarily and technologically. और चीन अमेरिका को सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और तकनीकी शक्ति, तीनों ही क्षेत्रों में चुनौती देने की स्थिति में आ चुका। First, it gave rise to the concept of NPA. इसने NPA की अवधारणा को प्रस्तुत किया। Second, it gave rise to the concept of NPM. इसने NPM की अवधारणा को प्रस्तुत किया। Third,
it gave rise to the concept of future of public management. Future of public management. इसने लोक प्रबंधन के भविष्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया. First, NPA failed as a principle and concept. विचार और अवधारणा के रूप में एनपीए विफल हो गया. एनपीएम सक्सीडेड practically as well as academically. एनपीएम व्यवहारिक और अकादमिक दोनों ही रूप से सफल रहा. Its real result, impact and outcome is yet to be realized in 2028. इसका वास्तविक प्रभाव, परिणाम दो 2028 में ही, इसका वास्तविक प्रभाव परिणाम 2028 में ही निश्चित रूप से पता चल पाएगा. First, it was a small gathering of only the scholars of public administration, that too belonging to USA only. यह केवल अमेरिका के ही लोक प्रशासन के विचारकों का एक चिंतन का छोटा समूह. Second, it was truly a world conference including scholars from other disciplines as well. ये पूर्णतः एक वैश्विक सम्मेलन था जिसमें अन्य विषयों के भी बुद्धिजीवी और विचारक आमंत्रित किए गए. It also included, third, students, teachers, NGOs, private sectors and industries as well from all over the world. इसमें समूचे विश्व से
छात्र, शिक्षक, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह इत्यादि भी सम्मिलित किए गए। along with other participants, जिनके साथ साथ अन्य विषयों के सहभागी भी थे। First, its goal was equity, value, change and relevance. इसका लक्ष्य था समता, मूल्य, परिवर्तन और प्रासंगिकता। Second, its goal was theory building and interconnectedness. इसका लक्ष्य था सिद्धांतों का निर्माण एवं अंतः संपर्क स्थापित करना। And the third, its goal was to find out the solution for challenges of economy and ecology. इसका लक्ष्य था अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी की चुनौतियों के समाधान को ढूंढना। इकोलॉजी तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है आपके उसमें ग्रुप में ट्रांसफर। ठीक है, क्वेश्चन एमपीएन और भी फैक्टर्स हैं इसमें। change, equity, value, relevance, it was more a rhetoric, less a reality. तो rhetoricism से तो चीजें बदलती। तो उससे पीछे एनपीए से ज्यादा वहां की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो न्यू डील रूजवेल्ट ने दी, जो प्रोग्राम दिया न्यू डील का बेल आउट का, उससे इकोनॉमी और इंडस्ट्री क्राइसिस से बाहर। और एकेडमिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स तीनों ने मिल करके उस क्राइसिस को सॉल्व। ठीक है ना, थैंक यू। मैंने भी अखबार भी पढ़ा है, बता नहीं सकता।